सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। Hello student, in the last class we will discuss inductive effect and applications of inductive effect in which we study stability of carbocation, carbanion and free radical and acid base strength and now we will discuss resonance। तो आज हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। देखते हैं क्या होता है और क्या क्या हमारे यह काम आता है। देखो रेजोनेंस एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो दोनों फॉर्म इसके होते हैं उनमें पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर का डिफरेंस होता है। बाकी सिग्मा बॉन्ड एटम्स ये सब एक ही प्लेन में रहते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलेट आयन है, एसीटेट आयन जिसको हम बोल सकते हैं, और यहां पर मैं लोन पेयर लगा लेता हूं। अब आप देखोगे कि मैं इसका एक और फॉर्म कन्वर्ट कर बनाता हूं। जिस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज और नीचे डबल बॉन्ड ले आता हूं। अब इन दोनों फॉर्म में आप ध्यान से देखो कि ये जो एसीटेट आयन है इसमें डबल बॉन्ड इस सिचुएशन पर है और इसमें यदि देखें तो डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं और ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो अपनी जगह से चेंज हो चुके हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर अपनी जगह से चेंज हो चुके हैं। तो लोन पेयर का ट्रांजैक्शन हुआ है और पाई बॉन्ड चेंज हुए। बाकी देखो ये सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर है, ये सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर है, ये सिग्मा बॉन्ड ये अपनी जगह पर है। केवल ये पाई बॉन्ड घूमे या फिर लोन पेयर यहाँ से इंटर कन्वर्ट हुए हैं, बाकी और किसी चीज का चेंज नहीं हुआ। तो ना तो एटम का एक्सचेंज होता है, ना ही सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, केवल पाई बॉन्ड एवं लोन पेयर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, यदि मेरे को उसकी सभी प्रॉपर्टी जाननी है तो क्या मैं केवल ओनली वन स्ट्रक्चर के द्वारा क्या उसकी सभी प्रॉपर्टी या सभी कैरेक्टरिस्टिक को जान सकता हूं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके सभी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, उसके सभी कैरेक्टरों को जानने के लिए मेरे को उसकी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनानी होती है। और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बाकी हम केवल पाई बॉन्ड और लोन पेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, घुमा सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चरों के द्वारा मेरे को बहुत सारी प्रॉपर्टियां जानने में हेल्प हो रही है कि डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा इनकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर और बनती है जो अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेंजीन। अब इस बेंजीन में मैं आपको बताता हूं, इनको मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसकी एक और स्ट्रक्चर में यदि आप यहाँ पर ड्रॉ करूं तो इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं और नंबरिंग वही रहने देता हूं जो पहले थी। तो आप देखोगे कि इस स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में, 3 एंड 4 के और 5 एंड 6 के मध्य में है, जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड 2 और 3, 4 एंड 5, 1 एंड 6 के बीच में है। तो देखो पाई बॉन्ड जो है अपनी जगह से डिलोकलाइज हो चुके हैं। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो रेजोनेंस एक्चुअली लोन पेयर और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ही होता है। रेजोनेंस को डिफाइन भी इसी प्रकार से किया जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर।
ठीक है, जैसे और देखो आप, ये मेरे पास एक कार्बोनेट आयन है, इस कार्बोनेट आयन में देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का रोटेशन करते जाओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डबल बॉन्ड को मैं इस पोजीशन पर ले आऊं और सिंगल बॉन्ड को इन पोजीशनों पर रहने दूं। लोन पेयर आप लगाओगे तो यहाँ पर 3 लोन पेयर, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर है और यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे। और एक सिचुएशन क्या बन सकती है कि डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, अब यहाँ पर आ जाए तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा, बाकी 2 पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा। और इस तरह से ये लोन पेयर लग जाएंगे। तो ये इसमें सभी पॉसिबिलिटी हैं। अब इसके अलावा यदि मैं डबल बॉन्ड को और रोटेट करना चाहूँ तो मेरे को एज इट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर ही प्राप्त हो जाएगी। तो इन एग्जाम्पलों के माध्यम से अपने केवल ये समझा है ओनली कि यहाँ पर पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर जो होते हैं वो आपस में रोटेट करते रहते हैं। तो रेजोनेंस को अब अपन डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा कि रेजोनेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और रेजोनेंस क्या होता है। तो देखो, रेजोनेंस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल और एन आयन इन मोर देन वन फॉर्म, एक से अधिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनोदर, एक दूसरे से अलग होती है। और किन किन चीजों में अलग होती है? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर की लोकेशन में अलग होती हैं। तो रेजोनेंस में क्या है कि कोई मॉलिक्यूल है वो एक से अलग या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट तो करता है और उनमें डिफरेंट केवल कहां पर होता है? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर की लोकेशंस में डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर का आदान प्रदान जो होता है, डीलोकेलाइज होते हैं, जाते हैं एक दूसरे के पास, उसी को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस बोला जाता है। अब रेजोनेंस की कैरेक्टर क्या क्या है, क्या क्या उनमें गुण पाए जाते हैं? तो सबसे बड़ा गुण ये कि ऑल द एटम विच आर पार्ट ऑफ रेजोनेंस दे मस्ट बी प्लेनर, वो प्लेनर होने चाहिए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ये मेरे पास एक एटम है, इसको यदि मैं खोलकर लिखूं आपके आगे तो एक H और दूसरा H, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये डबल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन एटम है मेरे पास और यहां से ये 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह से है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये दोनों हाइड्रोजन और एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर 2 है, एक सिग्मा है एक पाई है। पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से डिनोट कर दूं आपके आगे, तो ये जो पाई बॉन्ड यहां पर होंगे और यहां पर देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 3, तो एक वैलेंसी तो इधर काम आ रही है, दूसरी ये और तीसरी है, तो चौथी वैलेंसी है वो कैसी पड़ी हुई है? वैकेंट। तो यहां पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी उपस्थित है, इसी कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ये जो एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे, जबकि ये p ऑर्बिटल जो हैं, ये p ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, समानांतर होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रेजोनेंस में जो पार्ट लेने वाले एटम हैं वो कैसे होने चाहिए? प्लेनर होने चाहिए। तो ये सभी एटम प्लेनर होते हैं, और जो p ऑर्बिटल्स हैं जिनके द्वारा रेजोनेंस होता है, या लोन पेयर जहां पर डिलोकेलाइज होते हैं, पाई बॉन्ड जहां डिलोकेलाइज होते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो एटम मस्ट बी प्लेनर। नेक्स्ट बात, द पोजीशन ऑफ एटम एंड सिग्मा बॉन्ड विल नॉट चेंज। मींस क्या है कि ये एटम और जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, इनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। ओनली चेंज कौन होता है? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर चेंज होते हैं केवल। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कैन इंटर कन्वर्ट, लोन पेयर और पाई बॉन्ड की पोजीशन आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। इसका सिंबल क्या है? जैसे मैंने अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताई थी,
तो इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के द्वारा ये दर्शाया जाता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इसमें इंटर कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें इंटर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रेजोनेंस को व्यक्त करने वाला क्या होता है, सिंबल होता है। एटम मस्ट हैव p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल पैरेलल टू वन अनदर एंड दिस सिस्टम इज कॉन्जुगेट सिस्टम। देखो क्या मीन्स है कि मैं आपको बता रहा था जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये मेरे पास एक कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में मेरे पास यहाँ पर क्या उपस्थित है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहां पर एक p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ये कैसे हुआ, देखो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब 4 में से मेरे पास 2 तो हाइड्रोजन एटम है जो इस तरह से अटैच है, तो एक यहां पर सिग्मा बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी प्रकार 1 2 और एक यहां पर हाइड्रोजन एटम है, तो ये 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, p ऑर्बिटल में। और इस प्रकार यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेजोनेंस के लिए p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल होने चाहिए, तो इन कंपाउंडों के पास ये p ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है। तो रेजोनेंस को करने के लिए p और d ऑर्बिटल की जरूरत होती है जो कंपाउंड के पास होता है, और वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे ये H C और ये H, ये तो सब एक ही प्लेन में होंगे, और यहां से जो p ऑर्बिटल है ये बाहर की ओर है, यानी कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, और ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनमें आपस में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। और इन्हीं p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स में क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का या लोन पेयर का डिलोकेलाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि रेजोनेंस को करने के लिए हमें यहाँ पर p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल होने चाहिए, और वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। और दूसरी बात, ये एक सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक, जैसे यहाँ पर डबल था, फिर सिंगल, फिर डबल आ जाए, फिर सिंगल, फिर डबल, तो ये कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, एक छोड़कर एक होने चाहिए। या फिर डबल सिंगल, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए, फ्री रेडिकल आ जाए, तो वहां पर क्या है, कॉन्जुगेट होना चाहिए वो किसी के साथ, जब आगे जाकर संकरण रेजोनेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कहता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती हैं वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, इसी को ले लेता हूं मैं एसीटेट आयन को समझाने के लिए। आप ध्यान से देखना, ये मैंने इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दी, ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। क्या मेरे को इस स्ट्रक्चर के द्वारा सभी प्रॉपर्टी जो एसीटेट आयन की होती हैं वो सभी एक्सप्लेन हो पा रही हैं? नहीं। यदि एक्सप्लेन हो पा रही होती तो मेरे को इसे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, और यदि इसके द्वारा सभी प्रॉपर्टियों को मैं एक्सप्लेन कर पाता हूं तो इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। इससे द्वारा मेरे को यहां पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड के पार्शियल कैरेक्टर यहां पर भी हैं, और इसके द्वारा पता चल रहा है डबल बॉन्ड के कैरेक्टर यहां पर भी हैं, और ये पता चल रहा है कि यहां सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर भी सिंगल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ना तो ये डबल है और ना ये सिंगल है, इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू या फिर रेजोनेंस के थ्रू सिंगल और डबल के कैरेक्टर आ रहे हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में पॉसिबल नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कंप्लीटली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है, CH3 CO और O। एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड और एटम की लोकेशंस में कोई चेंजेस नहीं आता।
तो मैंने यहाँ पर CH3 एज इट इज एटम बना लिए, सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज ले लिया, इस सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज ले लिया और इस सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज ले लिया। अब इस स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ डबल की जगह क्या रह जाता है, सिंगल रह जाता है। और यहाँ पर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है जो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ना तो कोई बॉन्ड डबल है ना कोई बॉन्ड सिंगल है। एक्चुअली जो डबल था वो सिंगल रह गया, तो यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर जो थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हट रहे हैं। और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल में चेंजेस हो रहा है, यानी डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं। तो एक्चुअली इस डबल बॉन्ड के कैरेक्टरों को हम ऐसे डॉटेड लाइन में प्रदर्शित कर देते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था कंप्लीट और यहाँ पर नेगेटिव कंप्लीट था, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो इट मींस यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि जो पूरा नेगेटिव था वो वहां से चेंज भी हो रहा था और जहां पर नेगेटिव नहीं था वो वहां पर नेगेटिव आ रहा था। तो पार्शियली नेगेटिव लगाकर प्रदर्शित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पाई बॉन्ड जो हैं उनको पार्शियली दर्शा दिया जाता है, बाकी एटम और सिग्मा बॉन्ड की लोकेशंस को एज इट इज रखा जाता है और इसी को रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है और ये इसको प्रदर्शित करने का क्या होता है, सिंबल होता है। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। अब इस स्ट्रक्चर के द्वारा मैं बता सकता हूं कि इसके द्वारा इसकी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन हो रही है और इसकी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन हो रही है कि यहाँ पर तो कोई इंटरकन्वर्ट पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है। इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, जो कि ये आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो कंप्लीट एक्सप्लेन करता है किसकी प्रॉपर्टीज को, मॉलिक्यूल और आयन की प्रॉपर्टी को। लेकिन जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट एक्सप्लेन करने में पॉसिबल नहीं हो पाती है, कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट बात, नॉर्मली रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। क्या मतलब है? तो अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, इतनी देर से हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं कि आखिरकार किसी मॉलिक्यूल को इस रेजोनेंस की जरूरत क्या होती है, क्या कारण है कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर बात करता हूं तो इस जगह पर देखते हैं हम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये अपने नेगेटिव चार्ज को इसको डोनेट कर रहा है, यानी कि लॉन पेयर और पाई बॉन्ड के थ्रू अपने नेगेटिव चार्ज को इस ऑक्सीजन को दे रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज को जब दिया जा रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों एटमों पर पार्शियली बढ़ चुका है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज होगा तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, और यदि उसके पास एनर्जी है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। अब वो लॉन पेयर और पाई बॉन्ड के थ्रू अपने चार्ज को या एनर्जी को सेपरेट करता है, दूसरे को देता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी में थोड़ी सी कमी आती है और पोटेंशियल एनर्जी यदि कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर कंपाउंड स्टेबिलिटी को गेन करता है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो कंपाउंड रेजोनेंस करता है। तो कुल मिलाकर अभी तक की सभी बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या आया कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसी घटना है जहां पर पाई बॉन्ड और लॉन पेयर आपस में डिलोकेलाइज होते हैं एक एटम से दूसरे एटम पर। सिग्मा बॉन्ड और एटम अपनी सिचुएशन चेंज नहीं करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और एटम जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं और पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल एक दूसरे से प्लेन में होते हैं, और इन्हीं डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में लॉन पेयर या पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज करते हैं। ठीक है, बाकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रेजोनेंस की घटना होती है। रेजोनेंस को अब अपन कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, इसको मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल की सहायता से दिखा रहा हूं, जिसमें मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं। केस फर्स्ट में मैं ले रहा हूं डबल बॉन्ड, जो कि एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, जिसके साथ ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे इसको मैं कुछ इस तरह से दर्शा सकता हूं, इस एग्जाम्पल को,
कि मेरे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। देखो अब इसको मैं खोलकर लिखता हूं एग्जाम्पल को थोड़ा सा, तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये कार्बन एटम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, फिर एक डबल बॉन्ड है मेरे पास, फिर एक सिंगल कार्बन एटम है जिस पर एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है जिस पर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, और एक इस पर पॉजिटिव चार्ज है किस पर, कार्बन एटम पर। अब आप देखोगे यहां ध्यान से कि स्टार्टिंग के कार्बन से मैं बात करता हूं। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो 1 2 3 और 4 ये कंप्लीट है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 ये कंप्लीट है। इस कार्बन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी, इस कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के बताता हूं आपको, देखना ध्यान से। ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड जहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअली इस कार्बन की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक यहां पर क्या होता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपको पता है पैरेलल होता है, इस प्लेन में आएगा, तो यहां से एक पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड के पास 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां पर है, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो उस पाई बॉन्ड को मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर यदि मैं बात करूं तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो एक p ऑर्बिटल यहां पर उपस्थित है जो कि वैकेंट है, खाली है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और ये तीनों p ऑर्बिटल पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम इसका बना रहा हूं कि क्या हो सकता है। देखो ये कार्बन एटम, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर था आपका पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन। अब हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके पास आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाए, ऐसा होता नहीं है, मैं केवल समझाने के पर्पस से आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चला जाएगा तो इस सिचुएशन में ये वाला ऑर्बिटल भी कैसा रह जाएगा, वैकेंट ही रह जाएगा। ठीक है, और जब ये वैकेंट रह जाएगा तो इस सिचुएशन में इसके पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है ओनली, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इसके पास। ठीक है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, मैं केवल समझाने के पर्पस से आपको ऐसा बना के बता रहा हूं। अब क्या हो सकता है, अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लिया गया था किसके द्वारा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे यहां पर ले लिया गया था, वो इलेक्ट्रॉन या तो इसको वापस दिया जा सकता है, जब इसको वापस दे देगा तो हमें ये वाली सिचुएशन प्राप्त हो जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दे दिया जाए और यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो जाए, तो फिर क्या होगा, यदि ये इसको दे दिया जाए तो इसको दे देगा तो सिग्मा बॉन्ड एंड एटम की पोजीशन तो वही रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। अब क्या होगा कि ये वाला ऑर्बिटल है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास और 1 इसको दे दिया जाए, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज था जो इस पॉजिटिव को देकर क्या कर दिया गया, न्यूट्रल बना दिया गया। जबकि इस कार्बन पर एक ऑर्बिटल क्या रह जाएगा, वैकेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप इस सिचुएशन को देखो और एक इस सिचुएशन को देखो, इन दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट सा हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज, मैं यहाँ पर बात करूं तो इसको मैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर देता हूं, और इसको इसी प्रकार से 1 2 और 3 नंबर यदि मैं दे दूं तो आप देखोगे ध्यान से, जहां पर 3 वाले पर पहले पॉजिटिव था वो पॉजिटिव अब 1 वाले पर आ चुका है, और जो पाई बॉन्ड मेरे पास
पहले 1 और 2 के बीच में था, वो पाई बॉन्ड अब 2 और 3 के बीच में आ चुका है। और यही फिनोमेना क्या होती है, रेजोनेंस होती है। पाई बॉन्ड की लोकेशंस चेंज हो चुकी है। पाई बॉन्ड पहले 1 और 2 के बीच में था, अब वो पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ गया। चार्ज की लोकेशन भी चेंज हो चुकी है, जो चार्ज 3 पर था वो चार्ज अब 1 पर आ चुका है। तो इस तरह से रेजोनेंस में चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, इनका इंटर कन्वर्जन चलता रहता है और इनकी लोकेशंस चेंज होती रहती हैं। अब बार बार हमको इस तरह की ओवरलैपिंग बताकर रेजोनेंस को नहीं बताना है। यदि हम बार बार इन घटनाओं को करते हुए रेजोनेंस को करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने के लिए 1 से 1.5-2 मिनट मिलते हैं और इनको करने में 4-5 मिनट हमारी खर्च हो जाएंगे। तो हम रेजोनेंस को डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे, जैसे यही क्वेश्चन था मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब मेरे को यहाँ पर पता है प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर इनकी नंबरिंग कर दूं मैं 1, 2 और 3। अब यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। इस पॉजिटिव को किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो जा नहीं सकता। यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेज दोगे, मान के चलो यहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया तो ये बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, समझना ध्यान से। यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ये 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड तो अपनी जगह पर ही रहेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का जाएगा या इस वाले कार्बन का जाएगा। बॉन्डिंग नियर अबाउट में होती है, दूर दूर में नहीं होती है। तो ये थोड़े दूर दूर हो गए 1 और 3। तो एक्चुअली इस वाले, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाए और जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के यहां पर आने पर ये क्या नियर अबाउट हो जाएंगे और इन दोनों में बॉन्डिंग के थ्रू क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, देखना ध्यान से कि ये डबल बॉन्ड था और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया और ये मैंने रेजोनेंस का सिंबल लगा दिया। अब यहां पर क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का, और यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमको ये डायरेक्ट बताना है अब कि जहां पर, अच्छा एक बात आपको याद रखनी है, जैसे मैं इसकी काउंटिंग करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक छोड़कर एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड आगे कन्वर्ट होते जाते कॉन्जुगेटल में। तो यहां से 3 से कहां पर आया है, 1 पर आया है, या इसकी मैं उल्टी नंबरिंग करता 1, 2, 3, तो इधर आप देखो 1, 2, 3, तो 1 से कहां पर गया पॉजिटिव चार्ज, 3 पर। यदि एक और कॉन्जुगेशन यहां पर होता तो ये 3 से 4 पर नहीं जाता, 5 पर जाता। फिर एक और कॉन्जुगेशन होता तो 5 से 6 पर नहीं जाता, 7 पर जाता। तो कहने का मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंटिन्यू ना जाकर कॉन्जुगेशन में एक छोड़कर एक जाता है आगे की ओर, जैसे और एग्जांपलों से मैं आपको बताता हूं। इन क्वेश्चंस की सहायता से हम रेजोनेंस को और डिटेल में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। आगे की जरूरत नहीं है मेरे को क्योंकि कॉन्जुगेशन में केवल एक पॉजिटिव और एक पाई बॉन्ड है ओनली। अब एक्चुअली क्या होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ मेरे को कि इस 1 नंबर में पॉजिटिव का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, 2 नंबर वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा या 3 नंबर वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 नंबर वाला यदि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्डिंग 1 और 3 के बीच में तो होगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा, नियर अबाउट वाला। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां से यहां चला जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहां से हटकर और यहां क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। अभी इलेक्ट्रॉन अपना यही है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचाओगे तो पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा और बॉन्डिंग इधर बन जाएगी। अब आप देखोगे ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर और 3 नंबर, तो पाई बॉन्ड की जो लोकेशन पहले थी 2 और 3 के बीच में वो हो चुकी है 1 और 2 के बीच में, और पॉजिटिव पहले 1 पर था वो कहां पर आ चुका है, 3 पर। यही रेजोनेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेशन में। देखो यहां पर एक छोड़कर डबल बॉन्ड है, फिर छोड़कर डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन कंटिन्यू चल रहा है, आगे तक चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब 2 इलेक्ट्रॉन में
नियर अबाउट वाला मत दिया करो, दूर वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत इसको दे दिया करो। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कहां पहुंचेगा, यहां पर, यहां से तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और यहां पर पहुंच जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, अब इस पॉजिटिव को फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां से तो पॉजिटिव खत्म हो चुका होगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो यहां से देखो फिर कॉन्जुगेशन चल रहा है, सिंगल छोड़ के फिर डबल है, तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, यहां से खत्म, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से देखो, इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था मेरे पास। सबसे पहले क्या होगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, तो यहां पर तो क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, और यहां पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये एज इट इज रहेगा। अब कंटिन्यू में हम देखें तो यहां पर क्या है, फिर से डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, एक छोड़कर एक, तो यहां से अब क्या होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को दिया जाएगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा तो यहां से फिर क्या हो जाएगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो यहां पर बॉन्डिंग, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और ये एज इट इज। ठीक है, इस तरह से। अब यदि आप देखना चाहो तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 एंड 5। पहली सिचुएशन में 1 और 2 के बीच में, यहां पर भी 1 और 2 के बीच में, लेकिन यहां 1 और 2 के बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 4 के बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर भी कोई पाई बॉन्ड नहीं। 4 एंड 5 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहे हैं। यदि मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कहूं आपसे, तो आपको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज बनाने होंगे। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, नहीं है, लेकिन है, यानी कि बन रहा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, नहीं है, यानी कि ये भी टूट रहा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी बन रहा है। अब यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन कहाँ कहाँ हुआ, देखो 5 नंबर पर चार्ज है, 4 पर चार्ज कहीं पर भी नहीं है, 3 पर चार्ज आ चुका है। मैंने आपसे कहा था चार्ज एक छोड़कर एक जाएगा, तो 5 से 3 पर, 3 से 1 पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगाऊंगा 5 पर, फिर पार्शियल पॉजिटिव 3 पर लगा दूंगा, और पार्शियल पॉजिटिव 1 पर लगा दूंगा। तो चार्ज जो है उस सेपरेट होने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी यदि डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। अब यहाँ से क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ये भी काम में ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि एक ही, ऐसा फिक्स नहीं है ये सिग्मा और ये पाई है, इसको सिग्मा मानो तो ये पाई है, और इसको सिग्मा मानो तो ये पाई है। अब यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको मिलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ऊपर, तो चार्ज कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, और यहाँ जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, और इस तरह से न्यू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में ये मेरे पास पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नियर अबाउट वाला वो तो जाता नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा आपका, और स्ट्रक्चर मेरे पास क्या हो जाएगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ तो पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बड़े आसानी से कर सकते हो आप। देखो ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये बिल्कुल पास वाला, ये तो जाएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देखो आप ध्यान से, कि यहाँ से तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन और ये जो चला जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, क्योंकि बैकेंट ऑर्बिटल के बाद सिंगल डबल यानी कॉन्जुगेशन यहाँ तक चल रहा है। आप सिंगल डबल यही देखते चलोगे, वहां तक कॉन्जुगेशन चलता रहेगा।
तो सबसे पहले देखो इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल के बाद फिर सिंगल आ गया, हमें सिंगल के बाद डबल चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो नियर अबाउट वाला हो गया, बिल्कुल पास वाला, ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा। जैसे ही ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इधर क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक पाई बॉन्ड पहले से यहाँ पर है। अब ये इसके साथ कॉन्जुगेट दर्शाएगा, ऊपर वाले के साथ भी दर्शाएगा, ऊपर वाले के साथ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो फिर दोबारा यही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हम आगे बढ़ाएंगे इसको, और जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। देखो आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड। अच्छा, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगी, देखो यहाँ पर मेरे पास पाई बॉन्ड था, यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर तो बन रहा है, यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया और यहाँ पर पाई बॉन्ड था, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एक छोड़कर एक आता है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ से फिर यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। तो इस तरह से ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 7 नंबर को। तो देखो ये मेरे पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा। जैसे ही इसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप 8 नंबर को। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा आपका, तो इधर से तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। मेरे को कहीं पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा तो मैं डायरेक्ट क्या कह दूंगा कि रेजोनेंस नहीं है, लेकिन नहीं, इस तरह से आपको चेक नहीं करना है। आपको कैसे चेक करना है, देखो ध्यान से, मैं इसकी एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहले CH2 और डबल बॉन्ड CH, बोरॉन। बोरॉन मेरे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से देखोगे, बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 1s2 2s2 2p1, यानी कि मेरे पास एक तो s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 2s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और एक मेरे पास p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैं बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाऊंगा, ये तो इसकी कौन सी स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट, यानी तटस्थ अवस्था, और जैसे ही मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लाऊंगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा, और ये विन्यास क्या हो जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2s में, और 2p ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पर 2p2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रमोट हो गया। फिर भी यदि देखा जाए तो अभी एक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास बच जाता है, p ऑर्बिटल, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर उपस्थित होता है। और यदि इसका वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है तो यहाँ पर ये मेरे पास पाई बॉन्ड है जिसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ, और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इस वैकेंट ऑर्बिटल को दिए जा सकते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाए तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये तो मैंने समझाने के पर्पज से आपको बना दिया। देखो ध्यान से, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी यदि मैं यहाँ पर बनाऊं तो, CH2, इधर से मेरे पास सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर बोरॉन, और बोरॉन जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और BH2। अब आप ध्यान से देखोगे, बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली 3। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो 3 है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इसने कर दिया कितने, 4 का, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस सिचुएशन में इसने न्यूट्रल पोजीशन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसने गेन कर लिया तो इस पर चार्ज कौन सा जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
और इलेक्ट्रॉन गया किसका था, इस वाले कार्बन का, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो ये हो जाएगी और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि बोरॉन में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसने रेजोनेंस यहां पर दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH BH3 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है बोरॉन के एटम के पास। अब इसको यदि मैं आपको खोलकर लिखूं तो ये H H और H। देखो बोरॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। यहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 4, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस लिखूं तो 1s2 2s2 2p1, और बोरॉन नेगेटिव की बात कर यदि मैं करता हूं तो 2, और यदि बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं तो ये 1s2 2s1 और 2p3 हो जाएगा। कब, जब इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिचुएशन में इसका s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रह पाता है। और जब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो इस सिचुएशन में ये रेजोनेंस प्रदर्शित नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, d ऑर्बिटल p ऑर्बिटल कोई भी, तो उनमें क्या है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। अब यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन होगा नहीं, तो ये कंपाउंड नो रेजोनेंस, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड है, इसमें मेरे को रेजोनेंस देखना है। तो देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज, और कॉन्जुगेशन में देखो डायरेक्ट क्या चल रहा है, ये सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल डबल सिंगल, तो कंटिन्यू 3-4 बार कॉन्जुगेशन चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं डायरेक्ट वाला देखूंगा, इधर तो डबल है नहीं, इधर डबल है, इसमें ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन ये वाला तो जाएगा नहीं, पास वाला तो देना मत, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, इस कार्बन के पास। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर तो क्या बना देगा, बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये तो एज इट इज ही आ जाएंगे। अब कॉन्जुगेशन यहाँ आ चुका है, सिंगल के बाद फिर डबल और पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन ये देंगे तो यहाँ पर तो एज इट इज डबल बॉन्ड CH2। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये गया हुआ इलेक्ट्रॉन और ये रह गया जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और लगा हुआ है, ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, यहाँ से वही 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से ये तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये वाला इसको दे दिया जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखो ध्यान से, CH2 ऊपर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी तो एक और कॉन्जुगेशन है, देखो ये वाला सिंगल के बाद फिर डबल आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन में से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और पॉजिटिव यहाँ पर से चला जाएगा, तो ये CH2 और पॉजिटिव, और लास्ट में यहाँ पर डबल, यहाँ डबल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, आप फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखोगे तो ये पाई बॉन्ड रोटेट हो चुके हैं, और यदि मेरे को इसकी कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनानी है तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, तो यहाँ पर CH2, ये मैंने सभी सिंगल बॉन्ड और एटम्स के लिख लिए। यहाँ पर पार्शियली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बन एटम के पास। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा,
यहां से यहां गया मैं तो डबल बॉन्ड इस जगह पर भी आ रहा है, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड। आगे देखो इस जगह पर डबल बॉन्ड है, इस जगह पर कहीं डबल बॉन्ड है, तो ये आ गया। देखो पूरे में आप देख सकते हो, पूरे में डबल बॉन्ड अंदर ही अंदर रोटेट हो रहा है। देखो प्रत्येक कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है। यदि मैं इसकी काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ये आ रहा है। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, ये रहा। 4 एंड 5 के बीच में ऑलरेडी है। 5 एंड 6 के बीच में ये डबल बॉन्ड है। 6 एंड 7 के बीच में यहीं पर है। 7 एंड 1 के बीच में, 7 एंड 2 के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो पूरे में डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने की क्या है, देखो जिस कार्बन एटम से कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये ग्रुप मान लेता हूं मैं कोई भी, और इस कार्बन एटम से जो ये ग्रुप लगा हुआ है उसको इप्सो कार्बन बोलते हैं हम। इप्सो के जस्ट पास वाले कार्बन यानी कि ये वाले कार्बन, ये ऑर्थो कार्बन कहलाते हैं। ऑर्थो के जस्ट पास वाले जो होते हैं, ऑर्थो के जस्ट पास वाले कार्बन जो होते हैं, इधर से मत चलना, ये तो इप्सो, इसी से पोजीशन देखी जा रही है। इन दोनों के पास वाले जो कार्बन है वो मेटा कार्बन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेटा। और जस्ट अपोजिट यानी मेटा के पास वाला कार्बन जो होता है वो पैरा कार्बन कहलाता है। तो अब देखो यहाँ पर एक छोड़कर एक मैंने आपको बता दिया चार्ज सेपरेट होता है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा, इसको छोड़ेगा तो ऑर्थो पर, तो यानी कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। नेक्स्ट सिचुएशन में यहां से देखो पॉजिटिव आ गया तो इसको छोड़कर फिर यहां पर पॉजिटिव आएगा, फिर इसको छोड़कर पॉजिटिव कहां पर आएगा, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखो ये मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव है, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव है, ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव है, मेटा पोजीशन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं आया है। तो कहने का मतलब यदि किसी इस प्रकार के कंपाउंड में कॉन्जुगेशन चल रहा है या बेंजीन रिंग वाले में कॉन्जुगेशन चल रहा है तो वहां पर ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, मेटा पर कोई चार्ज नहीं आता है। रेजोनेंस के और टाइप्स देखने से पहले हम फॉर्मल चार्ज और लोन पेयर को काउंट करना देखते हैं, जिससे हम रेजोनेंस की स्ट्रक्चर थोड़ी स्पीड से निकाल सकें। देखो हम चार्ज को काउंट करना सीखते हैं और लोन पेयर को काउंट करना सीखते हैं। देखो जैसे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। ग्रुप नंबर 13 में जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम इसी प्रकार एल्यूमिनियम के भी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद वाले एलिमेंट इतने ज्यादा काम में हमारे नहीं आते ऑर्गेनिक में। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कार्बन तो खासकर हमारे बहुत ज्यादा काम में आता है और उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, लेकिन हमारे काम में ये स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ही काम में आते हैं और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 16 में हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये बाद के मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा काम में नहीं आते ऑर्गेनिक में। ग्रुप नंबर 17 जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन और एस्टाटाइन। एस्टाटाइन हमारे इतना ज्यादा काम में नहीं आता है। इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हैलोजेंस के नाम से इनको जाना जाता है और इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मेरे को कोई कंपाउंड दे दिया जाए जैसे अमोनिया। अब इस अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और हमें पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से कनेक्ट है, दूसरा इससे और तीसरा इससे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष बचे। तो इसका मतलब इसके पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं CH3OH। तो CH3OH में
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन इधर अटैच है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत सिंपल नॉलेज है जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, लेकिन हम लोन पेयर और चार्ज काउंट करना यदि सीख जाएंगे स्पीडली तो रेजोनेंस में हमें बहुत हेल्पफुल होगी ये, ठीक है। इसके अलावा जैसे NH-2, अब इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर मेरे को बताने नाइट्रोजन पर, तो मैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, और -2 चार्ज है, तो जितना माइनस चार्ज हमें नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा उतने हम ऐड कर देंगे, और जितना प्लस चार्ज दिखाई देगा उतने हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 5 और 2 7, जिसमें से एक तो यहाँ पर काम आ चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा -2, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव में ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, और एक नेगेटिव चार्ज यानी कि 7, तो 7 में से 1 तो ये है, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3 लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार SH नेगेटिव, तो सल्फर से एक हाइड्रोजन अटैच है, और सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और एक नेगेटिव चार्ज यानी कि 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो कुल मिलाकर हमें लोन पेयर देखना आना चाहिए और चार्ज देखना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस की सहायता से हम इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं, और साथ में हम लोन पेयर और चार्ज को काउंट करते हैं। इन क्वेश्चनों में हमें जो अंडरलाइन वाले एटम है उन पर चार्ज काउंट करके बताना है कि उन पर कितना चार्ज यहां पर आएगा। बहुत बेसिक नॉलेज है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो बोरॉन, अब बोरॉन को हम देखें तो CH3, एक H और दूसरा H, यहां पर यदि मेरे को पता हो तो बोरॉन ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और यहां पर यदि देखूं मैं तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका मतलब यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस कंपाउंड को देखते हैं हम, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इस वाले को मेरे को बताना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डेड है 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इस सिचुएशन में एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, नाइट्रोजन पर बताना है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर बॉन्डिंग में पार्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 2 6, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा इधर, तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 3 है और यहाँ पर 4 हो गए, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या हो चुका है, कम हो चुका है, नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5, तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस कारण यहाँ पर चार्ज नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एटम्स पर लगाना सीख लिया। इसके अलावा यदि चार्ज दिया जाए तो हम लोन पेयर किस प्रकार से लगाएंगे वो देखते हैं।
इन क्वेश्चंस में हम चार्ज की सहायता से अब लोन पेयर लगाएंगे और उनको काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 2 नेगेटिव का मतलब उसमें 2 और ऐड कर देंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 ये लॉन पेयर हो गए और नेगेटिव 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं और एक ये क्या हो जाएगा 7 नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव जितने दिखाई दें उतने ऐड करो और पॉजिटिव जितने दिखाई दें उतने सब्सट्रैक्ट कर दो। तो नेगेटिव है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हो जाएंगे 3 लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, बोरॉन, बोरॉन से एक हाइड्रोजन 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3 और एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के कारण ये कितने हो गए 4 और 4 से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो इसका मतलब इसमें एक भी लॉन पेयर नहीं होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम अटैच हैं, तो नंबर ऑफ लॉन पेयर 0, तो यहाँ पर 0 लॉन पेयर होंगे, यानी कि कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया है और एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 रह गए और 4 से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो नंबर ऑफ लॉन पेयर यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होंगे, 0 लॉन पेयर होंगे यहाँ पर भी। ठीक है, 11 मत मान लेना, 0। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करें तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन और उस पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5 तो ये नेचुरल और एक नेगेटिव का ये 6 और इस नाइट्रोजन में 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर पूरे मॉलिक्यूल में कितने हो गए तो 3 लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया जा सकता था कि किसी एक पर नीचे अंडरलाइन कर दे और आपसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर कितने 2, इस पर कितने 1, कंप्लीट मॉलिक्यूल पर 3। अब ये बहुत बेसिक चीज है और मेंस लेवल पर इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं, 1 2 3 और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 में से 1 यहां हट जाएगा तो 5 रह जाएंगे, तो 3 तो ये है, एक लॉन पेयर यहां पर लगा दिया जाएगा, तो 1 लॉन पेयर यहां पर ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट होगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सल्फर के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्लस का मतलब एक कम हो जाएगा, तो 5 रह गए, 1 2 3 एंड 4 5 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो 1 लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो आज की क्लास में हमने रेजोनेंस के एक टाइप को या एक केस को डिस्कस कर लिया था। हमने वैकेंट ऑर्बिटल के संग पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन को देख लिया था। कंपाउंड में लॉन पेयर और चार्ज को कैसे काउंट किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में भी आज हमने स्टडी कर ली। लॉन पेयर रेजोनेंस के और टाइप्स जो हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।